हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था और आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। उसी के बाद हम दूसरा लेक्चर अपना लेकर के आ चुके हैं। आपने पहला अच्छे से समझा होगा, ध्यान से समझा होगा, ठीक है। तभी ये लेक्चर आपके समझ में आएगा, ठीक है। देखो बेटा, पढ़ते सब हैं, जो ध्यान से पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है और नंबर उसी के अच्छे आते हैं, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रगल जरूरी रहता है। जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। ये हमारे लिए जरूरी है। आपने सुना होगा कि लोहा जितना दबता है उतनी ही ताकत भरता है, ठीक है। तो उसी तरह हम जितना पढ़ेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो उसी तरह हमारा माइंड शार्प होता चला जाएगा और हम एग्जाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे कि फिर कोई भी दिक्कत हमें आने वाली नहीं है, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, ठीक है। हमने मेल जो पार्ट था फ्लोवर का वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे फीमेल का। लेकिन उससे पहले मैं एक सब टॉपिक था हमारा, वो था हमारा पोलन वायबिलिटी एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उनके बारे में समझा देते हैं पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। पोलन वायबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है। पोलन मैंने समझा दिया था आपको, ये मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो फर्स्ट लेक्चर हमारा देख करके आए, ठीक है। बायोबिलिटी का मतलब समझो बेटा। बायोबिलिटी, आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां जाने के बाद आपको सपोज करो एक पैरासीटामोल की टेबलेट खरीदनी है, ठीक है। तो उसके पीछे लिखा होता है उसकी एक्सपायरी डेट। तो इसी तरह से एक बायोबिलिटी भी होता है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सपोज करो हमारे पास ये पोलन है, ठीक। अब ये जाने हमारे स्टिग्मा तक, कहाँ तक जाने हैं? स्टिग्मा तक जाने हैं, ठीक। ये पहुंचे स्टिग्मा तक, ठीक बेटा। हमने इन्हें समय दिया था 30 मिनट। सपोज करो हमने 30 मिनट का समय दिया था कि आप पोलन है और आपको स्टिग्मा तक जाना है और आपके पास 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो ये होता है इनके वाइबिलिटी, यानी 30 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास वीट राइस है, ठीक है। इनकी वाइबिलिटी होती है 30 मिनट्स। अगर इनका पोलन स्टिग्मा तक 30 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो इनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये एक्सपायर हो जाते हैं, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तुमसे एक चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है। ये होता है वायबिलिटी। एक चीज दिमाग में रखना है बेटा। ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे वायबिलिटी जो है हमारी डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। वायबिलिटी समझे? वायबिलिटी मतलब एक टाइम पीरियड कि इतने टाइम में एक पोलन को स्टिग्मा तक जाना है और फर्टिलाइजेशन कर लेना है, वही होता है वायबिलिटी, और कुछ नहीं होता है। घबराना नहीं है इसमें। बच्चे याद ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे हमारे वायबिलिटी याद ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब इतना आसान समझो आप कि एक पैरासीटामोल की टेबलेट है, उसके पीछे एक्सपायरी लिखी हुई है। वो उसी तरीके से एक पोलन है, उसी की कोई एक्सपायरी होगी, वही वायबिलिटी है ना। तो वहां मेडिसिन में क्या होता है पैरासीटामोल में कि एक्सपायरी डेट है तो है, पक्का है, ठीक है। लेकिन पोलन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसका मैं उसका आगे पढ़ाने वाला हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, सम फैमिलीज होती हैं, सम फैमिलीज लाइक रोजेसिए, लेगुमिनिशिए, सोलेनेशिए, सोलेनेशिए,
इनकी वायबिलिटी मंथ्स बताई गई है, फ्यू मंथ्स हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ये तो हुआ वायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, और मैं गारंटी लेकर के कह रहा हूं ऐसा, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भले ही है, पर मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूं ऐसा आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा वायबिलिटी के बारे में। पूरे यूट्यूब चैनल पर देख लेना, ठीक है। इंपोर्टेंस की बात करते हैं। क्या होता है बेटा, कुछ कंट्रीज में पोलन को एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में इनके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए इनको सप्लीमेंट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो पोलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स दे कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्स, ठीक है। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है और ये सप्लीमेंट के तौर पर यूज हो सकता है। अच्छा, ये बेहतरीन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, हम वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। तो पोलन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट के तौर पर ये यूज होता है, ठीक है। मैंने अभी एक चीज समझाई थी आपको कि पोलन जैसे वीट और राइस है, इसके पोलन की वायबिलिटी 30 मिनट्स है, ठीक। तो अगर मुझे ज्यादा दिनों तक ये पोलन रोकना है, मान लो मुझे 1 साल तक ये पोलन रखना है राइस और बीट का, तो मैं क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है जिसका यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पोलन कैन बी स्टोर्ड इन -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। बेटा अगर मुझे पोलन को स्टोर करना है ना, तो मुझे -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, उसके अंदर मैं पोलन को क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा लंबे समय तक। तो यही होता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, और कुछ नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, लिखे देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक और समझ लीजिए, कुछ पोलन्स ऐसे होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। जैसे सबसे जो मेन प्लांट्स है वो होता है पार्थीनियम का, इसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ब्रोंकियल एप्लीकेशन या फिर अस्थमा जैसी बीमारी कर देता है इंसानों के अंदर, और ये एलर्जी भी कॉज करता है, ठीक है। तो हम लिखे लेते हैं, सम प्लांट्स लाइक, लिख लेते हैं सम प्लांट्स लाइक पार्थीनियम। इसका दूसरा नाम होता है कैरेट ग्रास, ठीक है। दे कॉज एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी disorders like asthma and bronchitis, ठीक है। तो ये पोलन वायबिलिटी और उसके इंपॉर्टेंस ये सारा कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अब एक बार ब्रीफ इसका हम ले लेते हैं जल्दी से। पोलन होता है, पोलन स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो ये टाइम जो होता है वायबिलिटी कहलाता है,
ठीक है। वीट और राइस का 30 मिनट होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। सम फैमिलीज लाइक रोजेसी, लेगोमिनेसी, सोलेनेसी, इनका मंथ्स तक हो सकता है वाइबिलिटी। अच्छा, वाइबिलिटी हम बढ़ा भी सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, एक मेथड होता है, ठीक है, अभी समझा दिया था। इंपोर्टेंस, पोलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको हम सप्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। पोलन कैन बी स्टोर, वही तरीका कि अगर पोलन की वाइबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्रायो प्रिजर्वेशन नाम की एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, पोलन की वाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 190 -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पार्थेनियम, जिनको कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये हमने फास्ट इसका एक रिवीजन ले लिया, ठीक है। तो इसके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब हम देख लो आप एक बार इसको। तो हमने ये पूरा मेल पार्ट कंप्लीट कर लिया फ्लोवर के अंदर, अब हम फीमेल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी गाइनोशियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? गाइनोशियम की बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं पहले लिख ही लेता हूँ। गाइनोशियम क्या होता है, मैंने देखो आपको एक बार समझाया भी था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। ये जो होता है, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, इसी को हम गाइनोशियम बोलते हैं। तो हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बना लेता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से। अच्छे से तो नहीं बन पाया है, चलो ऐसे ही समझा देते हैं। ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये तो है ना, देखो ये फीमेल पार्ट है ना, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोवर के ऊपर। मैंने इसी को मैं अच्छे से बना लेता हूँ इसे पहले। अब देखो, ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल ओवरी। समझा चुका था सही से। यहाँ होता है प्लेसेंटा, ठीक। अब समझो, अगर एक फ्लोवर है हमारे पास, ये क्या है? फ्लोवर। इसके पास तुम्हें कितना फीमेल पार्ट दिखा? एक ही दिखा ना, वन दिखा। तो कितना दिखा? वन दिखा, है ना। तो इन इन तीनों को मिलाकर हमने बोला था पिस्टल, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलाकर पिस्टल बोला था। इन्हीं को कार्पल भी बोल सकते हैं हम, ठीक। यहाँ कितना दिख रहा है तुम्हें? कितने पिस्टल दिखे? वन पिस्टल दिखा। या मैं बोलूं कितने कार्पल दिखे, तो बोलोगे वन कार्पल दिखा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर होनी चाहिए बात। पिस्टल को ही हम कार्पल बोलते हैं, है ना। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के पिस्टल बोला, इसी को कार्पल बोलते हैं। इस फ्लावर में तुम्हें कितने कार्पल दिख रहे हैं? एक कार्पल दिख रहा है। मैं बोलूं पिस्टल कितने दिख रहे हैं, तो एक पिस्टल दिख रहा है, ठीक है। अब गाइनोशियम कैन हैव सिंगल पिस्टल या कार्पल। ऐसा गाइनोशियम एज अ फ्लावर, अगर एक फ्लावर में अ गाइनोशियम कैन बी हैव सिंगल पिस्टल या कार्पल है,
तब उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी कंडीशन मतलब अगर हमारे फ्लोवर में एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और मोर देन वन कार्पल, अगर एक से ज्यादा कार्पल है तब मल्टी कार्पलरी कंडीशन बोलेंगे। मतलब अगर किसी फ्लोवर में एक कार्पल है या एक पिस्टल है तब मोनोकार्पलरी कंडीशन, अगर एक से ज्यादा हो सकते हैं तब मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में भी दो आते हैं हमारे, कौन कौन से? एक आता है हमारा एपोकार्पस, एक आता है सिंकार्पस, ठीक। एपोकार्पस मतलब कार्पल कैन बी फ्री, यानी मल्टी कार्पलरी मतलब मैं समझा देता हूं, ऐसा फ्लोवर, ओहो, ऐसा फ्लोवर जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल या कार्पल पाए जाते हैं वो मल्टी कार्पलरी कहलाता है। मल्टी कार्पलरी में भी दो होते हैं हमारे, एपोकार्पस और सिंकार्पस। एपोकार्पस मतलब जो कार्पल होता है वो फ्री होता है, एक दूसरे से अलग होता है, चिपका हुआ नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं सिंकार्पस की तो यहाँ फ्यूज होता है, कार्पल आर फ्यूज, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है माइकेलिया, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो पेपवर इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या समझा, देखो हमने समझा कि गाइनोसियम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोवर के अंदर, ठीक। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इन तीनों को मिलाकर पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। अगर किसी फ्लोवर के ऊपर एक कार्पल लगा हुआ है तब वो कहलाएगा हमारा मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा लगा हुआ है तो मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन होती है, सिंकार्पस, एपोकार्पस। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या होता है हमारा, एपोकार्पस में माइकेलिया आ जाता है और सिंकार्पस में आ जाता है हमारा पेपावर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अगर आई हो तो बताओ। देखो एकदम ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा आपके। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है कहीं लगता है कि हाँ परेशानी आ रही है तब कमेंट कर देना, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल की बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगारेंजियम, मतलब ओव्यूल की बात करेंगे, ठीक। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया, मैंने ये समझाया था अभी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ प्लेसेंटा होता है। बेटा यहाँ होता है ओव्यूल, क्या होता है, ओव्यूल। तो अब इसी की हम स्टडी करने वाले हैं आगे, ठीक है। ये एक हमारा कार्पल होता है यानी पिस्टल होता है, इसके अंदर हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, बना लेते हैं हम इसको।
कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल का डायग्राम है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां होता है हमारा प्लेसेंटा, ठीक। ये होता है फ्यूनिकल, जो डंडी दिख रही है आपको ये होती है फ्यूनिकल। ये होता है हाइलम, ठीक। अब एक चीज समझो, जो मैंने छोटे छोटे सेल बनाए थे ना, इनको बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस सेल। क्या होता है इनके अंदर? फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व। बीच में ओव्यूल के न्यूसिलस के सेल पड़े हुए हैं, जिनके अंदर फूड रिजर्व है। अब इन सेल को, जो साइटों से लाइनें कवर किए हुए हो ना, इनको बोलते हैं हम इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट का काम होता है न्यूसिलस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो जो अंदर वाला है इसको इनर इंट्यूगमेंट, जो बाहर वाला है इसको आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक। काम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यूसिलस सेल। न्यूसिलस सेल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कौन? इंट्यूगमेंट, आउटर और इनर दोनों। हाइलम, हाइलम ऐसा पार्ट है जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को। हाइलम ऐसा पार्ट है जो ओव्यूल और फ्यूनिकल को कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। कनेक्ट मतलब यहाँ फ्यूनिकल, हाइलम ऐसी जगह है जहाँ फ्यूनिकल और ओव्यूल की मीटिंग हो रही है। मीटिंग पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये इधर लिख देता हूँ, मीटिंग पॉइंट। फ्यूनिकल क्या है भैया? फ्यूनिकल हाइलम और प्लेसेंटा को अटैच करके रखता है। क्या करता है? हाइलम और सॉरी बेटा, जो फ्यूनिकल होता है वो ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। कनेक्ट ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। क्लियर? अब यहां कुछ बात कर लेते हैं। स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पोलन ग्रेन, ठीक। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओवरी, ओवरी, इसको ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं हम, या लोक्यूल भी बोल सकते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं इसको। ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, इसके अंदर पाया जाता है हमारा ओव्यूल, ठीक है। तो समझे बेटा, देखो ओव्यूल है ये, ठीक है। इसके बीच में हमारा पड़ा होता है न्यूसिलस के बीच में नहीं, साइटों में ये होता है हमारा
देखो साइटों में न्यूक्लियस के सेल पड़े हुए हैं जो फूड रिजर्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के सेल को हमारा जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट है। हाइलम ऐसा पॉइंट है जहां मीटिंग हो रही है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल की। हाइलम ऐसा पॉइंट है जहां ओव्यूल और फ्यूनिकल मीट करते हैं, ठीक है। अगर हम फ्यूनिकल की बात करें, ये हमारा फ्यूनिकल है तो ये कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल और प्लेसेंटा को, ठीक है। और जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस के सेल के बीच में, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अच्छा ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रो पाइलर एंड, ठीक। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो अब आता है, जो ये न्यूक्लियस के सेल मैंने शुरू में ही आपको बता दिए ना, क्या होता है इनमें से एक न्यूक्लियस का सेल आता है। देखो न्यूक्लियस अलग होता है और न्यूक्लियस अलग होता है। तो एक न्यूक्लियस का सेल आता है और कहता है कि मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल, यानी मैं एमएमसी बनाऊंगा, जिससे आगे जाके न्यूक्लियर डिवीजन होगी और 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, ठीक है। अभी समझाने वाला हूँ आपको। तो न्यूक्लियस के इतने सारे सेल हैं, इन सेल में से एक सेल बोलता है कि मैं बनाऊंगा एमएमसी या मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये सेल कहाँ कहाँ का होता है, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड का। तो यहां से एक सेल उठा, एक सेल उठा और बोला कि मैं बनाऊंगा एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल, जो 2n होती है, 2n कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नोट्स इसके सेंड कर देंगे। अब हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो जो एक न्यूक्लियस का सेल निकला था, किसका सेल निकला था, न्यूक्लियस का सेल निकला था, जो 2n होता है ना। इसने क्या बनाया था, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस के सेल पड़े हुए हैं, एक सेल निकल के आया इसमें से, इसमें से एक सेल निकल करके आया, ठीक, एक सेल आ गया। ये कहता है कि मैं बनाऊंगा एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। जो 2n कंडीशन होती है, ठीक। अब सुनो, अब क्या होता है, जो 2n होता है ना, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, वहां पे मियोसिस करानी पड़ती है हमें। क्या करानी पड़ती है, मियोसिस। तो ये एक सेल था हमारा, है ना, ये बना हमारा मेगा स्पोर, ठीक। अब हमने मियोसिस कराई, मियोसिस जब हमने कराई, तब हमें चार, देखो क्या होता है, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल बना जो 2n होता है, ठीक है। तो सेल तो वैसा का वैसा ही रहता है, पर न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, क्या होने लगती है, जो ये बड़े ना न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो सेल थे ये बढ़ गए, सेल नहीं बढ़े, सॉरी सॉरी न्यूक्लियस बढ़ गए। तो क्या होता है, ये तीन डीजनरेट हो जाते हैं। पहले एक कंडीशन बनती है यहाँ पे टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन हमें देखने को मिली, ठीक। आगे जाके क्या होता है, ये तीन डीजनरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, है ना। इसमें से एक बचता है,
ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखे देता हूँ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक, क्या बोला हमने, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल दिया। मतलब हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस का सेल निकला, उसने बोला कि मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल जो 2n होता है। फिर ये मेगास्पोर था हमारे पास, मियोसिस हुई, मियोसिस होकर टेट्राड 4 मेगास्पोर बन गए, ये 4 मेगास्पोर बन गए, यानी टेट्राड कंडीशन बन गई। जब टेट्राड कंडीशन बन गई तो 3 क्या हुए, डिजनरेट हो गए, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। जब एक बचता है तो आगे जाके ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और यही होता है हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या करेगा ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इसने की, क्या की, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन की। ठीक है, फिर उसके बाद करेगा ये सेकंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन इसने कर ली, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन कर ली। इसके बाद थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। ठीक है, क्या होता है, एक एमएमसी आता है और मियोसिस करता है। ठीक है, मियोसिस जब करता है तो मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन वो बना लेता है। जब मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन बना लेगा फिर 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचता है जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वो आगे जाकर न्यूक्लियर डिवीजन करता है। जब डिवीजन करता जाता है तो थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन पे कितने उसमें न्यूक्लियस हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। कितने न्यूक्लियस बेटा, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, अभी तक देखो तुमने देखा होगा सेल की डिवीजन नहीं हुई है, केवल न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। तो यहाँ कंडीशन कैसी थी, 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यहाँ 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिली, यहाँ 8 न्यूक्लिएटेड। अब क्या होगा, अब सेल का डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, अब सेल का डिवीजन होगा और एक सेल बनाते हैं और उसी पे सारा समझा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, छोटा बनाना है। ये है चलाजल एंड। ठीक है, यहाँ है हमारे एंटीपोडल सेल। ठीक, ये है हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई। अभी समझ में आ जाएगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी।
ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ये होता है एग सेल। ये होते हैं सिनर्जिड। यहाँ होती है फिली फॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और ये होती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। ठीक। अब एक चीज समझो, हमारे पास कितनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी? 8 न्यूक्लिएटेड थी। तो गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। ठीक है। अच्छा सेल गिन लेते हैं, कितने सेल होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल कंडीशन होती है। तो यहां लिख देते हैं जो हमें देखने को मिला, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। क्या मिलती है? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा बेटा देखो, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब क्या होने वाला है, मतलब समझो सीधा सीधा, ये ट्यूब बनाते हैं एक पोलन के आने का रास्ता। सीधा सिंपल समझो, पोलन के आने का रास्ता बना लेते हैं, जिससे पोलन आ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो आप अगर शुरू से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल थे जो ट्वेन थे, मेगास्पोर बना, म्योसिस हुई, टेट्राड कंडीशन बनी, 3 डिजनरेट हो गए, एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुई जो फंक्शनल मेगास्पोर ने की, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होनी चालू हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, थर्ड के बाद में 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिली। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो देखने को मिलती है हमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो ये हमारा पूरा फीमेल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिनेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो समझना हमारा काम होता है ना। अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे ज्वाइन करने से एक फायदा तुम्हारा हो जाएगा कि तुम्हें जो 20 क्वेश्चन हम पर डे दे रहे हैं वो मिलते रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंस अपडेट रहा करेगी वो मिलती रहेगी। बेटा अब बस एक ही हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारा न्यू चैनल है और हमने अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। ठीक है। और जिस भी टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमें कमेंट्स करें, हम वीडियो बना करके दे देंगे। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहें। थैंक यू।